नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आंसू थम नहीं रहे। उनके आंसू आतंकियों के लिए, सुसाइड बॉम्बर्स के लिए लगातार बह रहे हैं। आपको याद होगा कैसे उन्होंने आंसू बहाए थे जब दिल्ली ब्लास्ट के सुसाइड बॉम्बर ये डॉक्टर उमर को, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, उसने जब लाल किले के पास जाकर के I-20 गाड़ी से अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 15 लोग लगभग मारे गए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? उसका जो घर था कश्मीर में, उसको विस्फोटक से उड़ा दिया गया। यह सजा दी गई थी। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला रोने लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत हुआ है। अब कैसे गलत हुआ है? जिसने 15 लोगों को मार दिया, खुद को बम से उड़ा दिया, वो गलत हुआ। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त काफी हौला मचाया। अच्छा देखिए, महबूबा मुफ्ती ने भी काफी आंसू बहाए थे। महबूबा मुफ्ती ने तो डॉक्टर उमर का यह कह के बचाव किया था कि अगर एक डॉक्टर अपने आप को बम से उड़ा लेता है तो यह सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपना हिंदू मुस्लिम का राग भी अलापा। मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव को, जो उनकी नजर में भेदभाव है, उसको जिम्मेदार ठहराया। आप सोचिए कि ये लोग किस तरह से हिंदू विरोधी हो गए हैं और किस तरह से इन जिहादियों को सपोर्ट करते हैं। उनकी सोच कितनी जहरीली है और वो किस कदर हिंदुओं से नफरत करते हैं। अब देखिए, उनकी नफरत तो हर किसी को मालूम है, लेकिन अभी क्या हुआ? ये जो घटना हुई लाल किले की, जहां पे ये डॉक्टर उमर जो है, ये जो जिहादी है, सुसाइड बॉम्बर, इसने अपने आप को उड़ाया और 15 जाने उसमें चली गई। अब देखिए, ये उमर अब्दुल्ला ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, इसको आप समझिए। इनका ये कहना है कि अब जो कश्मीर के लोग हैं, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा, ज्यादती हो रही है? और क्या ड्रामा कर रहे हैं? उनका कहना है कि ये जो कश्मीर के नंबर की जो गाड़ी होती है, उसको लोग लेकर के कश्मीर के बाहर किसी शहर में निकलने में हिचकते हैं। मतलब एक तरह से उनका यह कहना है कि कश्मीर के जो लोग हैं, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो रहते हैं, वो जो ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि लोग उनको शक की निगाह से देखते हैं। और उनका यह कहना है कि भाई ये कुछ लोगों ने ये हरकत की दिल्ली वाली, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये भूल जाते हैं कि हरकत तो कुछ लोगों ने की, लेकिन आपके जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला के जैसे लोग और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जिस तरह से इन आतंकियों का बचाव करते हैं, तो उससे तो मैसेज यही जाएगा ना, भाई ऐसा क्यों है कि सारे तार इन कश्मीरी आतंकियों से जुड़े हुए हैं। ये जो मौलवी वहां पे था सोफिया में, इरफान, मौलवी इरफान, उसने ये जैश मोहम्मद का जो हैंडलर था पाकिस्तान में, उसके साथ मिलकर के पूरी साजिश रची। और उसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है भाई? ये पहलगाम की जो घटना हुई, जिसमें 26 निर्दोष हिंदुओं को उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया, तो वो जो आतंकी पाकिस्तान से आए थे, उनको सपोर्ट किसने दिया? ये लोकल सपोर्ट तो उनको मिला ना। तो अगर देश के लोग अगर शक करते हैं, तो ये कोई गलत तो है नहीं, ये गलत नहीं है ना। क्योंकि आपने, उमर अब्दुल्ला आपने और महबूबा मुफ्ती ने जिहाद को इस तरह से डिफेंड किया है कि वहां के लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। अगर कश्मीर के कुछ लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो उसको कौन कर रहा है रेडिकलाइज? आप ही तो कर रहे हैं ना। ये महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो अपने आप को बम से उड़ा लेता है, तो सोचना चाहिए कि उसकी वजह क्या होगी। अरे वजह क्या होगी? ये जो डॉक्टर उमर है, उसका आपने वीडियो नहीं देखा? वो कह रहा है कि हमारे धर्म में इस तरह के सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराया गया है, इस तरह के आत्महत्या को सही ठहराया गया। भाई ये रेडिकलाइज लोग हैं, ये सब रेडिकलाइज हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप इस तरह से बचाव करते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जो दरार है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को जिहाद का रास्ता दिखाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अब जब आपको लोग शक की नजर से देखते हैं, तो आप फिर कंप्लेन कर रहे हैं। तो लोग अपनी जान माल की हिफाजत नहीं करेंगे क्या? ये तो सही है। ये जो घटना हुई है फरीदाबाद में, जहां से इतने सारे विस्फोटक बरामद हुए हैं, और वो जहां जहां जा करके रहा है, तो अब अगर कोई किसी को रेंट पे घर देगा, तो सोचेगा 4 बार कि कश्मीर का बंदा है, तो 4 बार सोचेगा। कई बार लोग पुलिस वेरिफिकेशन उस तरह से नहीं करवा पाते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई अब कश्मीर का बंदा है, कश्मीर का आदमी है,
तो जरूर कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई? तो आपको क्या तकलीफ है? आप एक इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ एक तरह से ज्यादती हो रही है, तो ये तो बहुत गलत है। आप ये कहते हैं कि कश्मीर का नंबर लेकर के बाहर निकलने में डर लगता है, डर लगता है आपको, और ये कश्मीर का नंबर लेकर के और जहां तहां ये विस्फोटक लेकर के जाना और अपने आप को उड़ा लेना, ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था। आपने कुछ रोका? ये मौलवी जो इरफान है वहां पे, ये जो जैश मोहम्मद के लिए काम करता था, उसको आपने रोका क्या? उसी ने तो इन सबों की भर्ती की। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि वो खुद जब दिल्ली में होते हैं तो उनकी कश्मीर के नंबर की जो गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन की जो गाड़ी है जम्मू कश्मीर का जिस पे नंबर है, उसको वो लेकर के बाहर निकलने में डरते हैं। सोचिए, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है और किस तरह का विषाक्त माहौल भारत में बना रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ कोई ज्यादती हो रही है। वो कहते हैं कि आज भी जब मैं दिल्ली में रहता हूं और बाहर निकल के जाना चाहता हूं अपनी गाड़ी में, तो मैं 2 बार सोचता हूं। ये इस तरह की बात करके आप तो ये जो एलियनेशन है, अलगाववाद है, या एक जो अलग होने का जो भाव है कि लोग उनको शक की नज़र से देखते हैं, इसको आप और बढ़ावा दे रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि जब हम गाड़ी लेकर के बाहर निकलते हैं तो हमको डर लगता है कि कहीं लोग हमको रोक न ले, ये ना पूछताछ शुरू कर दें कि भाई आप कहाँ से आए हैं, शक की नज़र से ना देखें। तो भाई इसके लिए तो माहौल आपने ही क्रिएट किया है ना। और अगर लोग अब सावधान हैं, सावधान तो रहना पड़ेगा भाई। ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, डॉक्टर है, ये इस तरह से रेडिकलाइज है, अपने आप को बम से उड़ा ले रहा है, तो लोगों को सावधान तो रहना पड़ेगा। और लोग अगर सावधान हैं तो अब आप इस पे उंगली नहीं उठा सकते अब्दुल्ला साहब, नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने ही कश्मीर में ऐसा माहौल खड़ा किया है। आप ये कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको अपने धर्म को फॉलो करने की इजाजत नहीं है। आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग तो रेडिकलाइज होंगे ही ना। तो आप तो बराबर के जिम्मेदार हैं और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। लोगों को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और अब अगर लोग ऐसे लोगों को जिन पे शक होता है उनको शक की नज़र से देखते हैं, तो इसमें क्या गलत है? आप रोना धोना क्यों कर रहे हैं भाई? आपका रोना धोना तो बिल्कुल गलत है। अच्छा देखिए, इसके बाद उन्होंने फिर से, वो एक फंक्शन में बोल रहे थे कश्मीर में ही, उन्होंने फिर से ये धारा 370 हटाने का रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये धारा 370 जो हटाया गया है वो गलत था। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये कहा गया था कि धारा 370 हट जाएगा तो शांति आ जाएगी, सुरक्षा आ जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई हमें 2019 में ये बताया गया था, जब अगस्त में ये धारा 370 हटाया गया था। उन्होंने कहा कि तब तो हमें ये कहा गया था कि इससे सुरक्षा आएगी, खून खराबा रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उमर अब्दुल्ला साहब ये इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि आपके जैसे लोग ऐसे एलिमेंट्स का, ऐसे जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपनी बयानबाजी देख लीजिए, आप महबूबा मुफ्ती की बयानबाजी देख लीजिए, वो किस तरह से आतंकियों को डिफेंड करती हैं, और आप लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं। सच्चाई तो यह है कि आपकी तरह के लोग इन आतंकवादियों के ओवरग्राउंड चेहरे हैं। वो अंडरग्राउंड है, आप ओवरग्राउंड है, और आप लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल वहां पैदा कर रहे हैं, इस तरह से रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ये आतंकवाद वहां से कभी खत्म ना हो, और आप ये अपना कहते रहें कि भाई धारा 370 हटने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसको फिर से वापस लाओ। लेकिन आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार उसको कभी वापस नहीं लाएगी। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा उमर साहब, क्योंकि ये जब तक आतंकवाद वहां आपने जिंदा रखा हुआ है, आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। पहलगाम की घटना इसलिए हुई क्योंकि वहां पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला। आप पहले इसको खत्म कीजिए ना, पहले खत्म कीजिए। अमित शाह ने तो कहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी और उचित वक्त आएगा तो आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो एक तरफ तो आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें पूर्ण राज्य भी चाहिए। तो ये सब कुछ संभव नहीं है। अच्छा देखिए, इस बीच वो जो आतंकी है ना यासीन मलिक, जो अभी जेल में बंद है, तो जो मनमोहन सिंह जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला करके हाथ मिलाते थे, उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये जो एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारने का आरोप था, उसमें गवाहों ने न सिर्फ बयान दे दिया है बल्कि उसकी पहचान भी कर ली है। जी, ये 1990 का वाकया था जिसमें 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को यासीन मलिक ने मार दिया था। जी, मार दिया था। ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, ये इतना बड़ा आतंकी है जिसको मनमोहन सिंह अपने ऑफिस में बुला करके हाथ मिलाते थे। लेकिन 2 आई विटनेस है, इसके 2 गवाह हैं जिन्होंने कि
उनको पहचान लिया है। ये कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, अभी तो वो जेल में है। उनको पहचानते हुए उन लोगों ने कहा कि हाँ भाई, उस वक्त जो गोलीबारी हुई वहां पे उसमें ये व्यक्ति शामिल था, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे। और ये 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स तो मारे गए, उसके अलावा कम से कम 22 लोगों को घायल किया था इन लोगों ने। अब देखिए, उनमें से एक जो गवाह था, जिसको कि यासीन मलिक ने क्रॉस एग्जामिन भी किया, उसने कह दिया कि हाँ भाई, आपकी दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी के स्टाइल में फर्क आया है, बाकी आप में कोई फर्क नहीं आया। वो परेड करवाई जाती है ना, पहचान करवाई जाती है। उसने पहचान लिया, कहा कि यही तो यासीन मलिक है जिसने गोली चलाई थी। उसने कहा कि आपकी दाढ़ी में सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी आपका चेहरा नहीं बदला है, और हमको आपको पहचानने में कि आप मेन शूटर थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही थे वो। इसके अलावा जो मुख्य जो विटनेस थे, उन्होंने 3 दूसरे अक्यूज्ड को भी, जिसमें शौकत बख्शी हैं, नाना जी हैं, जावेद अहमद हैं, इन सबों की भी पहचान कर ली। ये सन्नत नगर है कश्मीर में, वहां पे शूट आउट हुआ था, उसने पहचान कर ली। और उन्होंने ये भी बताया कि जो नन्ना जी है, उसने AK-47 राइफल लिया हुआ था और खुद उसके ऊपर उसने राइफल तानी थी और फायर करने के लिए तैयार था, बुलेट चलाने के लिए तैयार था, लेकिन वो किसी तरह से उसने अपनी पोजीशन बदली और भाग गया। वो इस तरह से वो बच गया, लेकिन पहचान लिया सबको। अब यासीन मलिक के लिए फांसी के फंदे तक पहुंचने का रास्ता बड़ा क्लियर होता जा रहा है जी। परेड हो जाना और पहचान लेना, 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारना कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। और यासीन मलिक को, जिसको एक कांग्रेस की सरकार ने एकदम इतनी आवभगत की, और मनमोहन सिंह को देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला करके इस यासीन मलिक, इस हत्यारे, इस क्रिमिनल, इस आतंकी से मिलते हैं, फोटो रिलीज हो जाती है उसकी। अब वो बचेगा नहीं, उसने जो अपराध किया है ना, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, यासीन मलिक तो अभी एक टेरर फंडिंग के केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लाइफ सेंटेंस उसको मिला हुआ है। लेकिन ये जो केस है ना, इसमें जब कन्विक्शन हो जाएगा तो इनको फांसी के फंदे पे चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्होंने जान ली है, इनको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, और इनको फांसी होना अब तय है, क्योंकि इनकी पहचान हो गई है। अब देखिए, इस केस की अगली सुनवाई जो है 29 नवंबर को है। ये बहुत स्पष्ट है, 35 साल से ये केस चल रहा है, 35 साल से, 1990 की घटना है ये। जो प्रोसिक्यूशन है उसने पूरी तरह से अपना केस बहुत ही स्ट्रांगली पेश किया है, और अब तो पहचान भी हो गई है। तो आप मान के चलिए कि यासीन मलिक का फैसला होगा, न्याय मिलेगा, उन एयरफोर्स ऑफिसर्स को न्याय मिलेगा जिसको इस आतंकी ने मारा था। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे क्रिमिनल्स को और ऐसे जिहादियों को, ये यासीन मलिक जैसे जिहादियों को, जिन्होंने कि कश्मीर की शांति को भंग किया, कश्मीर के ब्राह्मणों को, कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से भागने पर मजबूर किया, उनकी महिलाओं को बेइज्जत किया, इनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। और ये जो उमर अब्दुल्ला है, उनको जानना चाहिए कि वो कितना भी रोना धोना मचा लें, धारा 370 अब वापस नहीं आने वाली है। और पूर्ण राज्य का दर्जा तो तभी मिलेगा जब वहां से आतंकवाद खत्म होगा और उमर अब्दुल्ला को इन आतंकियों को सपोर्ट करना बंद करना होगा। ये जब तक ये लोकल सपोर्ट है आतंकी घटनाओं के लिए और इन आतंकियों के लिए, तब तक तो पूर्ण राज्य का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उमर को यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर ये डॉक्टर उमर जैसा कोई आतंकी ये लाल किला जैसी कोई घटना को अंजाम देता है, अपने आप को उड़ाता है, 15 लोगों को मारता है, तो उसका घर भी ढहा जाएगा, उसके घर को उड़ाया जाएगा, क्योंकि यही है जो उनको डिटरेंट के रूप में काम करेगा। उनको ये सबक देगा कि तुम दूसरे के परिवार को तकलीफ दे रहे हो तो तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ होगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। और उमर अब्दुल्ला को ये सब आंसू बहाना बंद करना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती से तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ आतंकियों की भाषा बोलती है, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, और सरकार जरूर इस दिशा में भी कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।